नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग आज बात करेंगे देश के उन सेनानियों के बारे में जो ताउम्र सेना में रहते हैं, लेकिन अर्ध सैनिक बल के तौर पर काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी संघर्ष में लगे रहते हैं। नौकरी में भी संघर्ष रहता है, रिटायरमेंट के बाद भी संघर्ष रहता है। वो आज भी अपने उस सम्मान के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो अधिकार इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। वो अधिकार क्या है? असल में जो हमारे सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये तमाम फोर्सेस हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स पे देश की रक्षा करती हैं। और जब भी कोई भूकंप आता है, कोई बाढ़ आती है, तो सबसे पहले सीएपीएफ के नौजवान खड़े होते हैं। चुनाव में ड्यूटी हो तो भी ये लोग खड़े रहते हैं। ईद, दिवाली, होली की छुट्टियां हो तो भी इनको ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। लेकिन इनके लिए मुश्किल का समय आ गया जब मालूम पड़ा कि सरकार एक बिल लेके आने वाली है। यह बिल वो है जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पूरी तरीके से बदल देगा और इनके लिए इन्हीं की नौकरी में और संघर्ष खड़ा कर देगा, जो नौकरी पहले से ही लगातार संघर्षों से भरी हुई है। ऐसा क्या फैसला है? ऐसा फैसला क्या है और क्या कानून आने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्होंने लंबा, लगभग 3.5 दशक या 38 साल, 37 साल तक देश की सेवा की है। एक ने बीएसएफ में और एक ने सीआरपीएफ में। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव सूद जी, जो कि एक्स एडीजी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के, बीएसएफ में सेवाएं दी हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं एचपी सिंह जी, ये एचआर सिंह, एडीजी एचआर सिंह, माफ कीजिएगा, एचआर सिंह जी, जो कि एक्स एडीजी हैं सीआरपीएफ में। बातचीत की शुरुआत करते हैं संजीव सूद जी से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप लोग को नमस्कार, धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत करते हैं सूद साहब से, जो हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से। सूद साहब, क्या पूरा मामला है? क्या आप लोगों को लगता है कि बीएसएफ के अधिकारियों के जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात सरकार करने की तैयारी कर रही है? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। शाहबानो केस हुआ था 1985 में। ये एक वही शाहबानो में एक महिला के राइट्स के बारे में सवाल उठे थे और उसको रिवर्स किया गया था। ये वही एक मोमेंट हमारे सीएएफ, एक्चुअली अगर देखें तो हमारे सभी के एक्ट्स में हम सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि पुलिस बल सेंटर खड़ा ही नहीं कर सकता। पुलिस उनके स्टेट सब्जेक्ट है। तो सीएपीएफ तो उन्होंने बाद में नाम दे दिया, हम सेंट्रल आर्म फोर्सेज हैं या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो ये एक पल ऐसा है जो उस शाहबानो मोमेंट के साथ में कंपेयर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर सभी विषयों पर विस्तृत बहस करने के बाद में उन्होंने एक रीजन फैसला दिया, जिसमें अगर एक टर्म कहते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस। उन्होंने माना कि हम सभी ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस हैं, जिसका एक मुख्य उसका एक प्रकरण उसमें ये होता है कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड से लेकर एसएजी, यानी हमारी केस में असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर आईजी तक सभी जो हैं पोस्टें कैडर के अधिकारी को मिलनी चाहिए। पूरे देश में 65 के करीब सर्विसेज हैं जिनमें ये लागू है, सिवाय हम 5 जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी। और मेरा ये कहना है कि जब इतना रीजन्ड ऑर्डर दिया है सरकार ने कि हमारे सभी पद आईजी के कैडर के लिए होने चाहिए, तो इसके ऊपर इस प्रकार का बिल लाना एक ऐसी मंशा दिखाता है जिसमें
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सरकमवेंट करके आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को जारी रखना, ये एक इसका पहलू है। और ये सिर्फ प्रमोशन का ही सवाल नहीं है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट का ही सवाल नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटरी का सवाल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ओवररूल किया जा रहा है। और इसके अलावा ये एक नेशनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड सवाल है, क्योंकि जो आईपीएस अधिकारी ऊपर के बल पर, ऊपर की जगहों पर आते हैं, वो लोग, उन्होंने ग्राउंड पे, हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया होता है, और उनको हमारी चिंताओं का, हमारी ऑपरेशनल फिलॉसफी का, हमारी इथॉस का, और ग्राउंड कंडीशंस क्या हैं, जवानों की क्या उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं होते। तो वो जो पॉलिसी फ्रेमिंग करती हैं, वो हमारी सर्विसेज के अनुसार नहीं होते, और जिससे देश के सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। राइट सर। एचआर सिंह जी, अभी किस तरह से आप लोगों के पॉलिसी है प्रमोशन की? क्या कोई प्रोपोर्शन है, कोई इतने लोग आईपीएस में आएंगे वो इन पदों पर होंगे, इतने लोग आपकी सर्विसेज से आएंगे वो प्रमोट होंगे, या सरकार अपनी मर्जी से रैंक देती है? इसमें जैसा सूद साहब ने बोला है, अभी आज की तारीख में 20% पद डीआईजी रैंक में और 50% पद आईजी रैंक में आईपीएस के लिए आरक्षित है। और उसके अलावा एडीजी रैंक और डीजी रैंक में भी ज्यादातर आईपीएस ही लोग आते हैं। एक एक पोस्ट कैडर के ऑफिसर्स को मिली हुई है। एक एक मतलब क्या? पूरी फोर्स में केवल एक पद? हाँ, कैडर के लिए पूरी फोर्स में एक ही एडीजी है जो हमारा है। तो कितने एडीजी होते हैं सर, कितने आईजी होते हैं? अभी मेरे ख्याल से तो एडीजी अभी मेरे ख्याल से एडीजी और स्पेशल डीजी की काफी पोस्ट है। अगर 10 पोस्ट भी लगाए तो 10 में कम से कम 50% हमारे होने चाहिए। लेकिन वो जितनी बार भी कैडर रिव्यू होता है, कैडर के अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन वो सारी हायर पोस्ट जो है। धीरे एक बात थोड़ा सा दर्शकों को समझ आती रहेगी। मतलब एक आइडिया लेके चले कि 10 पोस्ट हैं जो एडीजी लेवल की हैं, एडीजी एंड स्पेशल डीजी, एडीजी एंड स्पेशल डीजी, उसमें से नियम ये है कि 50% हों, 50 लोग वो जिन्होंने फौज को अपनी सेवाएं दी हैं वो हों, और 50 आईपीएस हों, ये नियम है। लेकिन अभी नियम की अवहेलना की जा रही है। 33% का है। अच्छा, नियम 33% का है। वैसे तो ये रोस्टर सिस्टम है कि एक पोस्ट उनकी, एक पोस्ट कैडर की, एक पोस्ट बाहर वालों की, एक पोस्ट कैडर की। कायदे में तो ऐसे होना चाहिए। नियम को धत्ता बताकर 90% पोस्ट पे आईपीएस ऑफिसर हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और आईजी लेवल पे सर? सवाल ये है कि आज की तारीख में जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो 16-16 साल के बाद भी उसी रैंक पे है। राइट। जबकि उनसे जूनियर अधिकारी उतनी लंबी सर्विस में डीआईजी बन के उनके बॉस बन के आ रहे हैं। तो इससे एक इस तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है कि जो फोर्स के अधिकारियों के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। अब खासकर इस तरह के विशेष जो देश की आंतरिक सुरक्षा में या बॉर्डर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनका मनोबल ऊंचा होना बहुत जरूरी है। लेकिन मनोबल का 1-2 साल का फर्क हो तो समझ सकते हैं कि चलो कोई आदमी 2 साल सीनियर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 साल जूनियर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 16 साल तक एक ही पद पर बने रहना तो एक तरह का एक इंसान अपनी ड्यूटी को कैसे निर्वाह कर सकता है? राइट। ये इशू है। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल कैडर है, मेडिकल कैडर है जैसे जी। अब जो डॉक्टर हैं उनका ऑर्गेनाइज कैडर है। उसी यूनिट में जो पहले एक डॉक्टर हुआ करते थे, अब डॉक्टर जो है नियमबद्ध तरीके से 13 साल में और सीधे स्पेशल जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। जबकि जो बाकी लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव कैडर है, उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। तो इसलिए एक ऐसी भी सिचुएशन है, ऐसे इंजीनियरिंग कैडर है, तो जो इस तरह के टेक्निकल कैडर है वो सब ऑर्गेनाइज्ड हैं।
लेकिन एग्जीक्यूटिव कैडर में एक 16 साल की सर्विस वाले असिस्टेंट कमांडेंट को एक उससे आधी सर्विस वाले डॉक्टर को सैल्यूट करना पड़ेगा। तो इससे के ऐसे ग्राउंड पे सिचुएशन है जिसमें बड़ा मनोबल जो है टूटा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का। और काफी तकरीबन 13 साल के लीगल बैटल के बाद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा 23 मई 2025 के फैसले में कि ये सीएपीएफ हर पर्पज के लिए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस है और वो सारे बेनिफिट इन फोर्स के अधिकारियों को देने चाहिए। सरकार उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन में चली गई। अक्टूबर 2025 को वो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया और उसमें रिव्यू पिटीशन में सूर्यकांत जी जो भी चीफ जस्टिस हैं, ये उस बेंच के हिस्सा थे। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 6 महीने के अंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेगी, जिसमें खासकर 3 बातें थी। पहली बात थी कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस में टाइमली इनके रिक्रूटमेंट रूल या सर्विस रूल है उनको अमेंड किया जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बाकी ऑर्गेनाइज सर्विस में समयबद्ध प्रमोशन है, लेकिन हमारे यहाँ प्री प्रमोशन कोर्स, इसके अलावा और शर्तें लगा रखी है कि वो रेजिडेंसी पीरियड डाला हुआ है, कितने साल इस रैंक में जरूरी है। तो इसलिए रिक्रूटमेंट रूल को अमेंड किया जाए। दूसरा ये था कि कैडर रिव्यू किया जाए, जिससे जो भी पोस्ट, मान लिया हमारे ग्रुप सेंटर में अभी सब जगह डीआईजी है, तो ये क्या करते हैं, कैडर रिव्यू में हमारे लोगों का तो प्रतिनिधित्व नहीं होता, 2-4 पोस्ट बढ़ा के दिखा देंगे कि साहब कैडर रिव्यू कर दिया, उसमें भी कुछ पोस्ट इनको चली जाएगी। अब मुझे पता लगा है कि 33 पोस्ट एडीजी की सैंक्शन की है। अब 33 पोस्ट में बल्क ऑफ द पोस्ट इन्हीं कैडर को चली जाएगी, अपने लोगों को ज्यादा 1 पोस्ट मिल जाएगी। होना ये चाहिए 30-30 साल के ऑफिसर हमारे, मान लिया आज डीआईजी रैंक में है, उन सबको आईजी अपग्रेड कर दें, क्योंकि वो नेक्स्ट हायर पे ले रहे हैं। इसमें कोई बजट प्रोविजन या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोरल की जरूरत है। एक कमांड स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए जो हेल्दी हो, और जो लोग नक्सल वायलेंस से जूझ रहे हैं, अपने अंग गंवा रहे हैं, अपने जान दे रहे हैं, उनके लिए कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये इसलिए नहीं कि गृह मंत्रालय एक बहुत बिजी मंत्रालय, उनको फुर्सत नहीं है, और हमारी कोई सेल नहीं है सुनने वाली, हमारी कोई लॉबी नहीं है जो सरकार में इस चीज को अच्छी तरह प्रोजेक्ट कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि ये समस्याएं बहुत लंबे समय से बनी हुई है, और जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे प्रभावित है, और जो प्राथमिकता इस मुद्दे को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। राइट।